जी, क्या बोलना। आपको मोदी जी क्यों पसंद है? बस यूं पसंद है कि घर बनवाना सबके, और बोलो ना। घर बनवाना, मगर हमारी पहली किस्त आई है, दूसरी अभी तक आई नहीं। करीबन ऐसे होगा 6 महीने, तो दूसरी किस्त का हम इंतजार में हैं। अगर दूसरी किस्त आ जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। ये है, घर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं फरहाद अली शानू, भाजपा नेता। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की पहचान पूरी दुनिया में बनी है। मोदी जी ने हवाई जहाज वाले से लेकर हवाई चप्पल वाले तक के लिए काम किया है। गरीब को अनाज मिला है, रहने के लिए मकानात मिले हैं, उज्जवल गैस योजना मिली है, और हर वो काम जो ज़मीनी स्तर का हो, जिसको ज़रूरत थी, उसकी ज़रूरत को पूरा किया है। इसीलिए जनता एक बार फिर या तीसरी बार मोदी सरकार बनाने जा रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। अब की बार 400 पार, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि जनता का नारा। मोदी जी क्यों पसंद है? मोदी जी को पता ना है कि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबों को एक साथ समझते हैं, और अच्छा विकास हो गया और सब गरीबों को घर भी मिल रहा है और अनाज भी मिल रहा है, सब चीज़ें मिल रही हैं। मोदी जी का अच्छा इंसान कोई नहीं है, और जब तक मतलब कि ताक़ामत तक मोदी जी हैं, और बाकी तो सब जी बेकार हैं, समझे, ये उल्टे सीधे बैठ जाते हैं आन के, मगर मोदी जी से अच्छा आदमी नहीं है कोई, समझे। सबका साथ, सबका विकास और सबों को समझते हैं, समझे, बहुत बढ़िया इंसान है और ताक़ामत तक यही रहे, समझे। साहब मोदी जी हमारे भाई हैं, हमारे अंकल हैं, हमारे सभी कुछ हैं। हिंदुस्तान के अंदर 4 चांद लगाने वाले सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में 4 चांद लगा दिए। इनसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के अंदर तो आएगा नहीं, ना अभी तक आया है और ना अभी तक आएगा। हमारे प्रधानमंत्री से आगे के लिए भी यही है उम्मीद के इन्हीं की यही इलेक्शन के अंदर आए, इन्हीं का इलेक्शन, यही इलेक्शन जीते, बस। इससे अच्छा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कोई आएगा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आप तो, मैं ये कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी तो हम युवा, बीच की श्रेणी, महिलाओं, हर वर्ग के लिए, एक हमारे देश के लिए मैं कहूँगा एक ऊपर से भेजे हुए, क्या कहें, बस मैं शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। इन 10 सालों में मैंने जो देखा है कि हमारे देश का कद पूरे इंटरनेशनल फोरम पे जो बढ़ता चला जा रहा है, आज हमारा देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के गुजरा है। आज के समय में इतनी योजनाएं जो मोदी जी ने चलाई हैं, हर घर शौचालय, हर गरीब को आवास, हर घर में पानी, हर किसी को आयुष्मान कार्ड, फ्री अनाज की सेवा, मतलब मैं शायद लिस्ट बनाऊंगा और बोलता चला जाऊंगा तो भी एक वक्त में हमारे पूरे 70 साल के कार्यकाल में देश के कुल 6 एम्स हुआ करते थे, और पिछले 10 वर्षों में 6 से आज 13 एम्स हैं। ऐसा क्यों है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि 60 आधी संख्या में थे पिछले 60 सालों में, इन 10 सालों में दुगनी संख्या पे पहुंच के 120 से ज़्यादा हो गए। ऐसे नरेंद्र मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूं, और मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप तीसरी बार नहीं, हर बार आप जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले, ये हम लोगों के सौभाग्य की बात होगी। माननीय राहुल गांधी जी, जिनको एक युवा चेहरा कहा जाता है और कांग्रेस की अगुवाई उनके हाथों में दी गई है, पिछले 10 वर्षों से वो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में कहते हैं और हमारी केंद्र की सरकार के बारे में कहते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन कभी अपनी उपलब्धियां नहीं बता पाते कि उससे पिछले के जो 60 वर्ष थे, जिनमें आपके परिवार का ही हमेशा राज रहा, चाहे वो राजीव गांधी जी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो,
चाहे मनमोहन जी हो 10 वर्ष, वो भी जैसे सोनिया गांधी जी कहते थे उसी पटल पे काम करते थे, उसकी उपलब्धियां तो आप गिना नहीं पाए। आपने पिछले 60 वर्षों में क्या करा है वो हमें आप बता नहीं पाते। 10 वर्षों की आप चर्चा करते हैं, फिर भी आप मोदी जी का भ्रष्टाचार गिना नहीं पाते। और आपके समय में तो कहानी 2G नेटवर्क पे थी, 60 सालों में 2G नेटवर्क आया था। ये हमारा सौभाग्य है कि आज देश में भाजपा की सरकार है। मैं कहूँगा राहुल गांधी जी से, और आज स्ट्रीमिंग 5G पे होती है। पिछले 10 सालों में 3G 4G आज 5G पे पहुँच गए हैं, और शायद अगली सरकार में आप 6G भी देख लेंगे राहुल गांधी जी। पहले और एक सवाल और आपसे, वो जो फॉर्मूला था आपका कि आलू डालो और सोना निकलेगा, आलू डालो और सोना निकलेगा, वो आप बताइएगा हमें, हम भी भाई करोड़पति बन जाएंगे रातों रात। अखिलेश यादव जी हमारे माननीय पूर्व में मुख्यमंत्री रहे 5 साल। अखिलेश यादव जी के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश है। सबसे प्रथम उन्हें अपनी पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए, जिन लोगों को वो पार्टी में लेते हैं और जो सांप्रदायिक की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, इनके एक विधायक जी जो कि पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग करा कि प्रभु श्री राम काल्पनिक है। इस विषय को लेते हुए मैं सर्वप्रथम ये चाहूँगा कि उन तक मेरा ये संदेश आए, अखिलेश जी आपको ये बात कहनी चाहिए थी। आपकी क्या राय है जो आपके ही पार्टी के एक गद्दावर नेता जिन्हें आप मानते हैं, जिन्हें हर समय आप मंच पे रखते हैं, और वो इसमें की बात करते हैं, आप उस चीज़ से उनकी बात को मानते हैं या नहीं मानते? सर्वे पहले आप ये बताइए। दूसरा एक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा अखिलेश जी, इस चैनल के माध्यम से, ऐसा क्या था 2017 तक यहाँ उत्तर प्रदेश में 80 प्रशासनिक जिले होते थे, लेकिन लाइट 24 घंटे कुल 5 जिलों में आती थी। ऐसा क्या हुआ कि माननीय योगी जी की सरकार प्रदेश में बनी 2017 के बाद, और 80 के 80 जिलों में 16, 18, फिर धीरे धीरे 20 और आज के समय में 22 से 24 घंटे लाइट आती है? ऐसा क्या बदलाव आया? क्या राजनीति करते थे आप? ऐसी राजनीति करते थे जिन जिले में आपके गद्दावर मंत्री हैं या आपके बहुत बड़े नेता हैं या जहाँ के आप मुख्यमंत्री हैं, उन जिलों में सिर्फ लाइट देंगे, बाकी बचे हुए 75 जिले क्या आपके प्रदेश में आते ही नहीं थे? खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई चीज़ें ऐसी हुआ करती थी कि हमारा गोवंश था, कभी किसी के यहाँ कोई ऐसी चीज़ हो जाती थी जिस विषय पे उसका बेचारे का मुकदमा भी नहीं लिखा जाता था। तो अखिलेश जी, पहले तो आप अंदर अपने गिरेबान में एक बार थोड़ा झांकिए। 5 साल का कार्यकाल आपको मिला, ऐसा कार्यकाल जिसमें आपको पता भी नहीं था, माननीय मुलायम जी की वजह से एक सरकार बनी और सीधे आपको गद्दी पे बैठा दिया गया। शायद आप बहुत कुछ कर सकते थे प्रदेश के लिए, लेकिन जनता ने आपके पूरे 5 साल देखे और उसको लगा कि आपको बैठा के शायद मुलायम जी ने बहुत बड़ी गलती करी। आज वो बहुत अच्छी जगह है और शायद वो भी बहुत खुश होंगे कि आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है। माननीय राहुल गांधी जी, जिनको एक युवा चेहरा कहा जाता है और कांग्रेस की अगुवाई उनके हाथों में दी गई है, पिछले 10 वर्षों से वो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में कहते हैं और हमारी केंद्र की सरकार के बारे में कहते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन कभी अपनी उपलब्धियां नहीं बता पाते कि उससे पिछले के जो 60 वर्ष थे जिनमें आपके परिवार का ही हमेशा राज रहा, चाहे वो राजीव गांधी जी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे मनमोहन जी हो 10 वर्ष, वो भी जैसे सोनिया गांधी जी कहते थे उसी पटल पे काम करते थे, उसकी उपलब्धियां तो आप गिना नहीं पाए। आपने पिछले 60 वर्षों में क्या करा है वो हमें आप बता नहीं पाते। 10 वर्षों की आप चर्चा करते हैं, फिर भी आप मोदी जी का भ्रष्टाचार गिना नहीं पाते। और आपके समय में तो कहानी 2G नेटवर्क पे थी, 60 सालों में 2G नेटवर्क आया था। ये हमारा सौभाग्य है कि आज देश में भाजपा की सरकार है। मैं कहूँगा राहुल गांधी जी से, और आज स्ट्रीमिंग 5G पे होती है। पिछले 10 सालों में 3G 4G आज 5G पे पहुँच गए हैं, और शायद अगली सरकार में आप 6G भी देख लेंगे राहुल गांधी जी। पहले और एक सवाल और आपसे, वो जो फॉर्मूला था आपका कि आलू डालो और सोना निकलेगा, आलू डालो और सोना निकलेगा, वो आप बताइएगा हमें, हम भी भाई करोड़पति बन जाएंगे रातों रात। मैं आदरणीय राहुल जी से एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि राहुल भैया, ये मुझे बता दो, ये आलू वाली मशीन कहाँ मिलती है? क्योंकि मैं बहुत दिनों से खाली हूँ। आलू वाली मशीन मिल जाएगी तो मैं भी जो सोना बनाने का काम कर लूँगा।
ऐसे व्यक्ति को कांग्रेसी लोग ढो रहे हैं जिसको बोलना तक नहीं आता है कि क्या बोलना है। ये ऐसा व्यक्ति देश का क्या भला कर सकता है। इसलिए बहुत नीचे स्तर पे पार्टी आ चुकी है। मैं समझता हूँ कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो पहले सीटें आई थी उससे बहुत कम आने वाली है। और ये प्रदेश तो छोड़ चुके हैं, हमारा प्रदेश तो छोड़ चुके हैं अमेठी। मुझे लगता है कि वायनाड छोड़ करके अब की बार ये विदेश में जाकर इटली में बसेंगे, अपनी नानी के यहाँ जाने वाले हैं। ज़्यादा ना कहते हुए अपनी बाड़ी को विराम लगाता हूँ। जय श्री कृष्ण। अखिलेश भैया जी से मैं कहना ये चाहूँगा कि अखिलेश भैया, आप तो यादव कुल में जन्मे हैं, आपको सबका सम्मान करना चाहिए था। आपने ऐसा बीज बो दिया है हमारे उत्तर प्रदेश में, खाई बो दिए, भाई से भाई को अलग कर दिया और एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के चक्कर में आप भूल गए कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है में अयोध्या है, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा है, बनारस है, और आपने कोई भी उद्धार नहीं करा, किसी भी उसका मंदिर का निर्माण नहीं करा, ना उद्धार करा। आपको करना चाहिए था। आपके होते हुए आपके प्रदेश में गौ माता जिसे कहा जाता है आपके वंश में, और उसके साथ अन्याय हुआ। और जब से हमारे मोदी जी योगी जी आए, हमारे प्रदेश में गाय खुलेआम घूमती हैं, उनका वध नहीं किया जाता है। आपको इसका ध्यान रखना चाहिए था। आपने परिवारवाद किया, आपने अपने परिवार को आगे बढ़ाया। और हमारे मोदी जी और योगी जी, इनके लिए सारा परिवार है, पूरा देश 140 करोड़, और यहाँ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 35 करोड़ इनका परिवार है। तो मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, अभी तो आपकी सीटें 4 ही 5 ही थी, अब की बार वो भी नहीं आएंगे लोकसभा में। अगर आप इसी तरीके का भेदभाव करोगे जनता के साथ, जनता सब समझती, सब देखती है। कृपया अपनी व्यवहार में, अपनी आदत में सुधार लाएं। प्रणाम मोदी जी को, जय श्री राम। मैं अशोक बिश्नोई, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी रामपुर। मैं अपने मोदी जी के इन 10 वर्षों के कार्यकाल से मैं क्या पूरा देश प्रसन्न है, और फिर तीसरी बार भी मोदी जी को देखना इसलिए चाहता है कि मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, सबको साथ लेते हुए चल रहे हैं। पहले के जो नेता रहे, आज तक ऐसा कोई नेता नहीं आया जो सभी धर्मों को साथ लेकर चला, सभी देशवासियों से प्रेम करते हैं। 140 करोड़ देशवासियों से प्रेम करने वाले नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर बनने जा रहे हैं। तो हमारे ऐसा नेता जो जन जन की भावनाओं का ध्यान रखे, और अलग चुनाव से पहले लोगों से पत्र के माध्यम से सुझाव लेते हैं, फिर इलेक्शन के परिणाम आने के बाद उन पर अमल करते हैं। आज पूरे देश का प्रदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है। कोई भी व्यक्ति मोदी जी का बुराई करने वाला नहीं मिलेगा पूरे देश या प्रदेश में, और पूरे अखंड भारत में, पूरे राष्ट्र में। एक मोदी जी ऐसे नेता उभर के आए हैं जो हमारे देश को बहुत शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मैं तो ऐसे व्यक्ति को भगवान का दर्जा देता हूं, और मैं चाहता हूं कि वो इनकी आयु बढ़े और ये देश का कल्याण करते रहे। राहुल जी से मेरा यही आग्रह है, निवेदन है कि राहुल जी, कांग्रेस पार्टी का अगर आपको थोड़ा सा भी भविष्य उज्जवल करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो कांग्रेस की बागडोर आपको कांग्रेस के परिवार से बाहर किसी व्यक्ति को और युवा वर्ग को अगर शायद आप दें, तो मेरा आपको सुझाव ये है कि शायद कांग्रेस आने वाले 24, 27, 29 और 32 तक तो शायद कांग्रेस का कुछ होना नहीं है, मगर उससे आगे वाले आने वाली पीढ़ी शायद कुछ आपकी तरफ, कांग्रेस की तरफ शायद पुनः लौटे, ये हो सकता है। बाकी तो आपको मेरा सुझाव है कि आप शादी करें, विवाह करें अपना, आपकी उम्र भी बीतती चली जा रही है, और अपना गृहस्थ जीवन बिताएं। तो इसी मेरा आपको यही सुझाव है कि आप विवाह करिए जल्द से जल्द। देखिए, सबसे पहले तो मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करना है। जिस प्रयास से, जिस माननीय प्रधानमंत्री जी की कोशिश चल रही है देश को विकसित भारत बनाने के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी रात दिन लगन के साथ लगे हुए हैं, तो ऐसे महामानव और महापुरुष को मैं अपना सादर नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं भारतवासियों की ओर से कि मोदी जी की ईश्वर आयु कम से कम 100 वर्ष से भी ज़्यादा करे, और भारत की, देश की सेवा माननीय प्रधानमंत्री जी इसी लगन और तन मन के साथ करते रहें। और बाकी पूरे देश के, पूरी दुनिया के अंदर जो भारत का डंका बज रहा है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार है।
भारतवासियों का जो पूरी दुनिया के अंदर मान सम्मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, ऐसा प्रधानमंत्री हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। और हमारी आशा यही है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा तीसरी बार जीत करके आए। और इसी कामना के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को अग्रिम शुभकामनाएं 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आपसे मेरा सुझाव यही है कि आपका शासनकाल 2012 से 17 तक का हमने बखूबी देखा। पूरे प्रदेश के अंदर क्या गुंडा राज आपकी सपा सरकार में मचा, उसको भी हमने बखूबी देखा है। आज उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के हाथों में सुरक्षित है और 2027 और 2032 तक तो योगी जी कहीं से हिलने वाले हैं नहीं। आप जो भी ये षड्यंत्र कर रहे हैं, रच रहे हैं सरकार के खिलाफ, जो भी इंडी गठबंधन का आप साथ दे रहे हैं, ये आपको धरातल पर ही लेके आएगा, आपको ऊपर जाने नहीं देगा। ये मेरा आपको सुझाव है कि आप उत्तर प्रदेश के चुनाव अगर अकेले अपने दम पर लड़ते तो शायद कुछ सफलता मिल जाती, मगर उत्तर प्रदेश की जनता आपको 2019 के चुनाव में भी आपका गठबंधन देख चुकी है, लिहाजा वो आपके भ्रम में आने वाली नहीं है। भाई राहुल गांधी जी को एक सजेशन है, हमारा एक सुझाव है, अगर वहाँ तक हमारा सुझाव पहुँच सके। एक तो राहुल गांधी जी राजनीतिक के बारे में एक शब्द क्या एक कुछ भी नहीं जानते कि राजनीति होती क्या है, इसलिए इनको राजनीति से बाहर जा कर के कहीं और अपना काम धंधा ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि राजनीति इनके बस की नहीं। राजनीति इनके पूर्वजों ने कर ली, लेकिन अब इसके बाद राजनीति इनके समझ में ही नहीं आती करते क्या हैं और बोलते क्या हैं। इसलिए हमारा सुझाव है कि अपना कोई कारोबार करें तो बेहतर है। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या समाजवादी का कुछ बचा नहीं, तो इसलिए इनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बार बार गठबंधन से इनका खुद का नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी हम कैसा बुरी पार्टी थी लेकिन अच्छी थी, लेकिन इन्होंने गठ जोड़ कर करके छोटे छोटे मिला के अब इनका सफाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर ना समाजवादी है ना अखिलेश को मानने वाले लोग हैं, जिनको मानने वाले थे लेकिन अब इनको मानने वाला कोई नहीं, इनका काम खत्म। देखिए अखिलेश यादव जी के लिए क्या कहूँ, क्योंकि मैं जिस सरजमी पर खड़ा हूँ ये आज़मवादियों की ज़मीन है, और वो आज़मवादी वो आज़म खान साहब जिन्होंने इतनी परेशानी मुश्किल झेलनी लेकिन अखिलेश जी का साथ नहीं छोड़ा। अखिलेश जी से हमें बहुत शिकायत इसलिए भी हैं क्योंकि सर अगर ऐसे मुस्लिम मुझसे बात करें, हमेशा मुस्लिमों ने अखिलेश जी का साथ दिया है और झोली भर भर के वोट दिए हैं, लेकिन जब कभी हमें ज़रूरत पड़ी अखिलेश जी की, अखिलेश जी ने सिर्फ ट्विटर पर हमारा साथ दिया, ज़मीनी स्तर पर कहीं हमारा साथ नहीं दिया। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ सर, ज़ियाउर रहमान बर्क, हाल ही में माननीय शफीकुर रहमान बर्क साहब का इंतकाल हुआ है, घर में दादा का जनाजा रखा हुआ और वो बंदा विधानसभा में वोट दे रहा था, क्योंकि हमने जिससे मोहब्बत की वो दिल से की, अखिलेश जी से हमने मोहब्बत की है, लेकिन अखिलेश जी ने जब हमें ज़रूरत पड़ी है अखिलेश जी ने कभी हमारा साथ नहीं दिया। क्योंकि अखिलेश जी, मैं साफ़ तौर पर बताना चाहूँ, अखिलेश जी को ये लगता है शायद कि जितना बीजेपी हम पर जुल्म करेगी हम पिटेंगे उगेंगे, इतना हम समाजवादी की तरफ झुकाव करेंगे। सर ऐसा नहीं है, हम सब कुछ समझते हैं, हमारी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। आपको जब आज़म खान साहब के लिए बोलना चाहिए था आपने को कभी ना बोले। आज़म खान कितनी बार, आप ठाकुर द्वारा आते हैं, आप संभल आते हैं, आप मुरादाबाद आते हैं, आप सर रामपुर छोड़ देते हैं हमेशा, क्यों सर ऐसा क्यों? सबसे ज़्यादा वोट आपको यहाँ से मिलता है सर रामपुर से, लेकिन आप शायद हमारी फीलिंग्स और हम लोगों के साथ खेल करते हैं। आज़म खान साहब का थोड़ा साथ दीजिए सर, यही कहूँगा आपसे। देखिए राहुल गांधी जी बहुत सुलझे हुए और बहुत एजुकेटेड है और फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के। मैं तो इनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। फ़ैन इसलिए हूँ कि सर जब से ये सक्रिय राजनीति में आए हैं, कांग्रेस विपक्ष में है और 70 से 80% ये चुनाव हारे हैं, लेकिन आज भी मैदान में है। इनका विज़न देश के लिए बहुत अच्छा है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, और मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि एक दिन राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री ज़रूर बने। मुझे बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं राहुल गांधी जी का।
देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि 10 साल फुल मेजॉरिटी से जो देश ने इन्हें दिए थे, शायद जो इन्होंने मैनिफेस्टो दोनों इलेक्शंस में दिए थे उसमें शायद 10% भी पूरा नहीं हो पाया है, और ये सच्चाई है। और सच्चाई ऐसे है कि क्योंकि नेट पे भी है इनका मैनिफेस्टो, आप देख लें, उसमें से 90% काम हो ही नहीं पाए हैं। दूसरी चीज़, जो लोग काम करने वाले थे, क्योंकि ख़ासकर मैं नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उन्होंने जितना काम किया है, शायद 19 देश आज़ाद होने के बाद आज तक इतना काम हुआ भी नहीं है, लेकिन उन्हें प्रमोट करने की बजाय उन्हें और डिमोट कर दिया, उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति से भी हटा दिया। तो बस मोदी जी के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ। मोदी जी की सरकार बहुत बढ़िया है और आने वाला टाइम मोदी जी का ही है। तीसरी बार सरकार बनाएंगे फिर मोहम्मद से मोदी जी। और सपा सरकार में कुछ नहीं हुआ हमें, हमारे साथ मोदी सरकार ने बहुत अच्छा करा है। मोदी जी अगली बार फिर सरकार बनाएंगे तीसरी बार। मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार का। मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। दुश्मन मोदी जी ने हटा दिया। सपा सरकार में बहुत गुंडागर्दी हो रही थी, अब हमें सुकून आराम मिला है बहुत ज़्यादा। ठीक है। माननीय मोदी जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस देश के फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा हमें अभी से प्रतीत होने लगा है। अभी चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होने लगा है कि आप तीसरी बार इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगे और शपथ लेंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक बार आप रामपुर विजिट ज़रूर करें। रामपुर भले ही एक छोटा ज़िला है, लेकिन आप एक बार ज़रूर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप रामपुर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। ठीक है। माननीय मोदी जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस देश के फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा हमें अभी से प्रतीत होने लगा है। अभी चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होने लगा है कि आप तीसरी बार इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगे और शपथ लेंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक बार आप रामपुर विजिट ज़रूर करें। रामपुर भले ही एक छोटा ज़िला है, लेकिन आप एक बार ज़रूर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप रामपुर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पहला सवाल है मेरा मोदी सरकार से, तभी भी हम वोट डालने के लिए जा रहे हैं। ये पता नहीं है पुलिस प्रशासन को कि हम वोट किसको डालेंगे। जो सरकार इस वक्त पावर में, हम उसी को डालने जा रहे हैं। हमारा वोट क्यों नहीं पड़ता मोमडन का, क्या बात है। एक बात। दूसरी बात, ये सरकार बहुत अच्छी चल रही है, जो योजना ये दे रहे हैं वो कोई नहीं दे रहा है। सवाल जीतने का और हारने का रहा, ये अल्लाह जानता है, इसका कोई ठेकेदार नहीं है। कोई भी किसी को अल्लाह सरकार बना सकता है। अल्लाह ने इनको मंत्री बनाया, सब कुछ बनाया, ये ऊपर वाले ने बनाया, पब्लिक ने नहीं बनाया है। हमारा सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन क्यों नहीं डालने देते मोमडन को वोट, वो भी रामपुर की दुनिया के अंदर। ये पता है हम इनके हैं, ये पता है कि हम इनके हैं या उसके हैं, ये कोई पता नहीं है। ऐसा क्यों करती है सरकार कि हम मोमडन है, रामपुर के अंदर मोमडन जाता है। आज आपकी समझ में, मेरा आपसे बस यही अपील है कि ये जो भी कुछ आप नेट पे दें, टीवी पे दें, किसी भी चीज पे दें, यहाँ पे वोट पड़ना चाहिए मोमडन का। ये जरूरी नहीं है हम बिके हुए नहीं है किसी के। भाई सरकार ने हमें भी दिया है, बहुत अच्छी चीजें दे रही है, सब कुछ योजना दे रही है, लेकिन वोट क्यों नहीं पड़ता है। मेरा सवाल यह है। मोदी जी, आपने जो 70 साल में काम किया वो काम आपने करके दिखाया। आप बहुत अच्छे और बहुत अच्छे हैं। आप जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान वासियों के लिए कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं। आप जो सब साथ, सबका साथ सबका विकास जो आपने नारा था वो बिल्कुल सही उतरे उस पर और सही लेके आप चल रहे हैं। अब भी आपने गैस पे पैसे कम करें, आज 100 रुपये और काट दिए, बहुत अच्छा काम करा है। किसी नेता ने काम, किसी प्राइम मिनिस्टर ने वो काम करा जो आपने करा है। इन 70 साल का रिकॉर्ड आपने तोड़ा है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं अल्लाह से दुआ ये करता हूँ 2024 में भी आप ही प्राइम मिनिस्टर बने, पीएम बने। और इंशाअल्लाह इसके साथ अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आपने जो काम 70 साल में किसी ने काम नहीं करा, आपने करके दिखाया है। आपने लोगों को, गरीबों को घर दिए, बनवाए, आपने अनाज बंटवाया, आपने आयुष्मान कार्ड बनवाया। जो काम 70 सालों में नहीं हुए वो आपने काम करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोलूं?
मोदी जी आपने जो 70 साल में काम किया वो काम आपने करके दिखाया। आप बहुत अच्छे और बहुत अच्छे हैं। आप जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान वासियों के लिए कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं। आप जो सबका साथ सबका विकास जो आपने नारा था वो बिल्कुल सही उतरे उस पर और सही लेके आप चल रहे हैं। अब भी आपने गैस पे पैसे कम करें, आज 100 रुपये और उतार दिए, बहुत अच्छा काम करा है। किसी नेता ने काम, किसी प्राइम मिनिस्टर ने वो काम करा जो आपने करा है। इन 70 साल का रिकॉर्ड आपने तोड़ा है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं अल्लाह से दुआ ये करता हूँ 2024 में भी आप ही प्राइम मिनिस्टर बने, पीएम बने, और इंशाअल्लाह इसके साथ अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आपने जो काम 70 साल में किसी ने काम नहीं करा, आपने करके दिखाया है। आपने लोगों गरीबों को घर दिए, बनवाए, आपने अनाज बंटवाया, आपने आयुष्मान कार्ड बनवाया। जो काम 70 सालों में नहीं हुए वो आपने काम करे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ओके। मेरा नाम खुशी है और मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मोदी जी ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इन्होंने गरीबों के लिए घर बनवाया है, सड़कें बनवाई हैं, पुल बनवाया है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया है। सबसे अहम बात, इन्होंने राम मंदिर बनवाया है जो कई सालों से बहुत नहीं बन पा रहा था। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी मोदी जी के लिए। धन्यवाद। हमारे नेता जयंत चौधरी जी ने फैसला लिया है, वो ऐतिहासिक फैसला लिया है, अच्छा फैसला लिया है। हमारे एमपी के चुनाव में घनश्याम सिंह लोधी जी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह। देखिए, मैं इस टाइम आप लोग रामपुर की सरजमीन पे खड़े हैं और रामपुर के विषय में ही बात करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि रामपुर की मौजूदा जो स्थिति है उस स्थिति के रामपुर बड़ा पिछड़ा हुआ हमारा। रामपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनी थी जिसके अंदर पैसा सरकारी लगा है, ज़मीन सरकारी है। तो मैं मौजूदा सरकार से और मौजूदा प्रदेश सरकार से मांग करना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी को अपने अंदर टाई अप करके इसको पूरा करा जाए और इसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करके रामपुर वालों का भला किया जाए। और इसी तरीके से रामपुर में रामपुर पब्लिक स्कूल कई तरीके की बिल्डिंग है, उसके अंदर सारे के सारे स्कूलों को खाली ना करा के उन स्कूलों को जो है वो गवर्नमेंट अपने एक्वायर करे और सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे या अन्य किसी बोर्ड के पैटर्न पे जो है इन स्कूलों को दोबारा स्टार्ट किया जाए ताकि रामपुर वालों को भला हो सके हमारे। जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान, मैं राष्ट्रीय लोकदल का पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, जनपद रामपुर में निवास करता हूँ। हमारा जो संदेश है वो ये है कि पूरे देश के अंदर आज अगर किसी ने कुछ किया है अल्पसंख्यक समाज के लिए तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने अल्पसंख्यकों को मान सम्मान दिया है। पिछली जो सरकारें रही हैं उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया है कि हमारे देश के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने भारत रत्न देकर हमारे देश के किसानों का, युवाओं का, मजदूरों का, गरीबों का मन खुश किया है, जिसके संदर्भ में हम नरेंद्र मोदी जी को और इस प्रदेश के मुखिया योगी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, किसान की तरफ से, गरीब की तरफ से, मजदूर की तरफ से। अखिलेश यादव ने और उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया है और हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री की शपथ लेने से रोकने में अहम भूमिका अगर थी तो मुलायम सिंह जी की और आजम खान की थी। तो उससे त्रस्त होकर हमारा राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन में शामिल हुआ है और एनडीए गठबंधन में शामिल होकर ये हम दिखा देंगे जो मोदी जी का 400 पार का नारा है उसे सच करके दिखाएंगे और रामपुर से घनश्याम लोधी को ऐतिहासिक वोटों से जीत दिलाना का काम राष्ट्रीय लोकदल और ये मोहम्मद उस्मान करेगा। राहुल गांधी जी का जो महागठबंधन है वो गठबंधन महागठबंधन नहीं है, ठग गठबंधन है। राहुल गांधी जी ने इस देश को ठगने का काम किया है, इस देश के युवाओं को, देश के गरीबों को, मजदूरों को पीछे करने का काम किया है, गुलामी के रास्ते पर पहुंचाने का काम किया है। इस देश में अगर कुछ किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे नेता जयंत चौधरी जो
नरेंद्र मोदी जी के साथ पहुंचे हैं, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर पहुंचे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से मिलती जुलती है। अखिलेश भाई बहुत अच्छे आदमी हैं और हम इंडिया चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आए और इसी में सबका भला होगा, इसी में रोजगार मिलेगा और इसी में जनता को सुकून मिलेगा। और अखिलेश भाई से गुजारिश है कि हमारे डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क जो दुनिया से चले गए, अब उनके पोते को संभल सीट से टिकट दें और इंडिया जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। योगी अखिलेश जी की जब भी सरकार आई बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया और सरकार भी अच्छी रही, मगर जब भी आजम खान हुए विधानसभा में या अखिलेश जी आए, इनकी सरकार बनी, जब भी इन्होंने कोई काम हमारे गांव में नगरिया आकिब में नहीं कराया, बेहतर से बेहतर काम होना चाहिए हमारे गांव में अच्छे से, जब भी हम इनसे संतुष्ट हैं और बेहतर हैं। अखिलेश जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मातृभूमि का ना हो सका, आवाम का ना हो सका, सिर्फ भाई भतीजावाद, परिवारवाद और अपने पिता का ना हो सका, वो आवाम का क्या हो सकता है। ठीक है जी। देखिए, इस देश के अंदर संविधान के लिए सभी को बराबरी का अधिकार है। जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या प्रधानमंत्री जी के हिस्से में ही समुद्र में बैठकर भगवान के दर्शन करना आया था, या अयोध्या में राष्ट्रपति छोड़कर प्रधानमंत्री जी ऐसे थे कि जो सबसे बलशाली थे, जो उनके हिस्से में दर्शन करना आया था? मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि संविधान के तहत सभी को बराबरी का अधिकार है। मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, वहाँ पे किसी की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आज सिर्फ इस चीज को बताते हुए कि वहाँ के एयरपोर्ट का नाम गुरु वाल्मीकि जी के नाम पर रख दिया गया, अच्छी बात है, लेकिन वाल्मीकि लोगों को अंदर जाने का भी अधिकार हो। जितनी भीड़ फकीरों की बाहर लाइन लगी होती है, उससे ज्यादा लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। क्यों? कि अंदर जो बैठे लोग हैं वो बाहर वालों को अंदर कभी नहीं जाने देंगे। बाहर की संख्या बढ़ती जाती है मांगने वालों की, और जो पात्र में दान देने वाले होते हैं उनकी संख्या कम होती जाती है। इसका कारण यही है। एक आदमी तानाशाही खत्म करें, सरकार पे ध्यान दें, दलितों को, मुस्लिमों को, पिछड़ों को ये जो सताया जा रहा है ये सताना खत्म करें। तानाशाही कभी किसी की नहीं चली है, और जो ताना चाह रहे हैं उनका इतिहास है कि कोई फांसी पे चढ़ गया, किसी को गोली मार दी गई। संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं, गलत बात है। जो भी काम करें संविधान के दायरे में रह के करें। आज आप हमारे रामपुर में आए, आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस रामपुर की पहचान पहले कभी नवाबों से होती थी, लेकिन आज आजम खां के नाम से होती है। लेकिन कल मैं एक जगह पे ये सुन रहा था कि हमारे योगी जी ये कह रहे थे कि अब से पहले सफाई में लोग आने से डरते थे, लेकिन योगी जी को शायद ये भूल गए। योगी जी वो अपने मठ में इतने व्यस्त रहते हैं कि ये भूल गए कि अखिलेश जी जिस समय मेला लगाते थे वहां पे तो दुनिया इकट्ठा हुआ करती थी, और सुई से लेकर गाड़ी हवाई जहाज तक टैक्स फ्री मिलता था। तो ये अभी चंद सालों की बात है, और चंद सालों में हमारे मुख्यमंत्री जी ये भूल गए कि लोग वहां से आने से डरते हैं, तो दुनिया के आदमी वहां आते थे। आज तो कोई विकास ही नहीं है वहां पे, सिर्फ बातें हवा हवाई में कि हमने मंदिर बना लिया, मस्जिद बना ली, और मुस्लिमों को ये दे दिया और दलितों को ये दे दिया। कहीं किसी को कुछ नहीं दिया। आने वाला टाइम फिर से अखिलेश जी का है। मैं अखिलेश जी से कहना चाहूँगा
मैं अखिलेश जी से कहना चाहूँगा, जिस तरीके से प्रीवियस वाली गवर्नमेंट में स्टूडेंट्स के लिए जो है एजुकेशन पे बहुत बड़ा काम किया। जो पास आउट हुए, 12th के पास आउट हुए, उनको एक लैपटॉप दिया गया और आगे फर्दर स्टडी के लिए ये मतलब एक मुहिम उनकी चलाई थी और वो काफ़ी सक्सेस भी हुई थी। लेकिन वो कहाँ पे छूट गई, कहाँ पे उनसे कमी रह गई, वो अपने आप को खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं या खुद से अपने आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ पे हमने चूक हो गई है। सिर्फ स्टूडेंट पे फोकस किया, उसके साथ साथ वो रोजगार के साथ भी फोकस करते तो ज़्यादा बेहतर होता। उन्होंने एजुकेशन पर फोकस किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ आज के टाइम में हर बंदा एजुकेटेड है और एजुकेटेड हर बंदा अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अपने एजुकेटेड करना चाहता है। लेकिन एजुकेशन तो करना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे रोजगार चाहिए, ना कि किसी भी तरीके को कोई धार्मिक मसले करने से या एजुकेशन बड़ी से बड़ी देने से जो है उसका घर नहीं चलता। घर जो चलता है उसके रोजगार से चलता हैगा, चाहे भले सब किसी भी लेवल का रोजगार क्यों नहीं हो, छोटे से लेवल का रोजगार हो या बड़े लेवल का रोजगार हो, लेकिन रोजगार होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। राहुल जी, हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने हमारे लिए और हमारे हिंदुस्तानियों के लिए पिछले 10 साल से कुछ नहीं किया। कंपैरेटिवली अगर आप मोदी जी के देखें तो आप मोदी जी कहाँ पर हैं, आज भाजपा को कहाँ ले आए हैं, और आपने जो है वो कांग्रेस को, आपकी नीतियाँ, बल्कि अगर मैं ये कहूँ, और आप कांग्रेस की नीतियों को देखते हुए आपने जो है वो कुछ भी नहीं किया है, और ना ही आपके पास, कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व है और ना ही कोई मुद्दे हैं, और ना हिंदुस्तान की जनता के लिए, आवाम के लिए आपने कोई भी आपके पास ऐसी कोई चीज़ है या ऐसी कोई योजना है जिससे प्रभावित हो सके। तो हमारा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। राहुल जी, हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने हमारे लिए और हमारे हिंदुस्तानियों के लिए पिछले 10 साल से कुछ नहीं किया। कंपैरेटिवली अगर आप मोदी जी के देखें तो आप मोदी जी कहाँ पर हैं, आज भाजपा को कहाँ ले आए हैं, और आपने जो है वो कांग्रेस को, आपकी नीतियाँ, बल्कि अगर मैं ये कहूँ, और आप कांग्रेस की नीतियों को देखते हुए आपने जो है वो कुछ भी नहीं किया है, और ना ही आपके पास, कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व है और ना ही कोई मुद्दे हैं, और ना हिंदुस्तान की जनता के लिए, आवाम के लिए आपने कोई भी आपके पास ऐसी कोई चीज़ है या ऐसी कोई योजना है जिससे प्रभावित हो सके। तो हमारा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। एक आध फोटो ले ली। अखिलेश जी के बारे में क्या कहना, इनकी तो सारी राजनीति परिवारवाद पे चल रही है। अगर ये मुलायम सिंह यादव के बेटे नहीं होते तो किसी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता भी नहीं होते। अखिलेश यादव की सारी राजनीति अल्पसंख्यक तुष्टीकरण पे बेस करती है। सिर्फ अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए वो ऐसे ऐसे बयान, ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे कि जो हमारा बहुसंख्यक वर्ग है वो बहुत आहत है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में शायद 2 सीटें भी नहीं मिल सकेंगी, और वो खुद की भी सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपको पता होगा कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी का, जो कि मुख्य विपक्षी दल में आना चाहता है, वो खुद भी 2-2 सीटों से चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है। जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ लुभावने वादे, झूठे वादे, और जितने अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं उन सबको संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की, माननीय योगी जी की सरकार आई है, सारे जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जितने अपराधी हैं, सब जेलों के अंदर बंद है, और आज पूरे देश में शांति का माहौल है, लड़कियों में सुरक्षा का माहौल है, व्यापारियों में सुरक्षा का माहौल है, और निश्चिंतता से सब लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लड़कियां रात को 12-12 जब भी सड़क पर निकले तो उनसे कोई कहने वाला नहीं है। जबकि मुलायम सिंह यादव ने एक ज़माने में कहा था कि लड़कियों को छेड़ दो तो बच्चों से गलती हो जाती है, और जितने अपराधी, अपहरण और जितने भी फिरौती वसूली थी, सब मुलायम सिंह के काल में जो उन्हीं के कार्यकर्ता करते थे। आज आप देख रहे हैं सभी लोग मुकदमों में फंसे हुए हैं और सभी लोग अब गिरफ्तार हो रहे हैं, और समाजवादी पार्टी भी इस चुनाव में अपना जनाधार खो देगी, और शायद एक सीट भी समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में नहीं मिलेगी। माननीय राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहा जा सकता है। इनको तो साफ वैसे ही लोग पप्पू के नाम से जानते हैं, और ये कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी भारत तोड़ो यात्रा, इनको यही नहीं पता होता कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तो मैं तो इनसे छोटा सा
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने एक राय देना चाहूँगा कि ये पहले तो राजनीति करना ही सीख लें कि मुझे बोलना ही क्या है। उसके बाद ये प्रधानमंत्री या इनको यही नहीं पता कांग्रेस को कि हमारा नेता कौन होगा। कभी किसके पास पहुंच जाते हैं, कभी किसके पास पहुंच जाते हैं। तो विपक्ष तो खत्म हो चुका है। राहुल गांधी जी टाटा बाय बाय। अखिलेश जी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये तो बस मुलायम सिंह की देन थी जो एक बार मुख्यमंत्री बन गए। अब तो अगर इनको चुनाव कहीं इनकी घर से हटा के लड़ा दिया जाए तो मेरे को तो लगता है कि एमएलए का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। एमपी का तो बहुत दूर की बात रही। बस इन्होंने राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही करी और गुंडागर्दी पे ही करी है, या अतीक अहमद जैसे लोगों पे ही करी है। इनकी भी अब छुट्टी हो चुकी है। इस टाइम मैं भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा सभासद हूँ, रामपुर से, वार्ड नंबर 30 से। मैं मोदी जी के बारे में क्या कहूँ, हिंदुस्तान को कहाँ ले जाके इन्होंने पहुँचाया है। आज हम वर्ल्ड गुरु दोबारा बनने जा रहे हैं। जो रामपुर को हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मोदी जी ने हमें वहाँ ले जाके पहुँचा दिया है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये तीसरी बार नहीं, चौथी बार की गारंटी मैं आपको अभी से दे देता हूँ। और 400 पार तो हो ही गया है। विपक्ष कहीं भी नहीं है, मोदी जी आपके सामने है। और उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें जीतने वाले हैं। और 80 की 80 सीटें हम मोदी जी को यहाँ से लेके भेजेंगे। और मोदी जी तीसरी बार तो प्रधानमंत्री हैं, आने वाले मैं चौथी बार की भी अभी से घोषणा कर देता हूँ। अखिलेश जी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये तो बस मुलायम सिंह की देन थी जो एक बार मुख्यमंत्री बन गए। अब तो अगर इनको चुनाव कहीं इनकी घर से हटा के लड़ा दिया जाए तो मेरे को तो लगता है कि एमएलए का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। एमपी का तो बहुत दूर की बात रही। बस इन्होंने राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही करी और गुंडागर्दी पे ही करी है, या अतीक अहमद जैसे लोगों पे ही करी है। इनकी भी अब छुट्टी हो चुकी है। आपको मोदी जी क्यों पसंद है? मोदी जी हम सबके लिए काम कर रहे हैं, सारे सबके हित की बात कर रहे हैं, सबके लिए हर समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए मोदी जी पसंद है। और पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम रोशन किया है उन्होंने। ऐसे प्रधानमंत्री आज तक नहीं आए जिन्होंने भारत की भाग और समक और साख पूरी दुनिया में बनाई है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है, इस बार भी इंशाल्लाह 400 से पार सीटें आएंगी इस बार। और हर सबसे पहले हर लोग तो देंगे, हर समाज में, अगर मुसलमान भी दिलो जान से उन पर फिदा हैं। मैं तनवीर गुड्डू सभासद हूँ, रामपुर में जेल रोड से 20 साल से सभासद हूँ, मंडी समिति अध्यक्ष हूँ। राहुल जी को तो कोई पसंद नहीं कर रहा है, कोई पसंद करने को तैयारी नहीं है। जो कर रहा होंगे एक खमखाई का माहौल बना रखा है, झूठा फर्जी। और ये साबित हो जाएगा इस बार लोकसभा के चुनाव में, आने वाले चुनाव में साबित हो जाएगा कि लोग मोदी जी को कितना पसंद करते हैं और इन्हें बिल्कुल नहीं करते। ये जनता के बीच में अब खुद आ जाएगा बहुत जल्दी। अखिलेश जी ने तो धोखा दिया है, पूरी मुस्लिम कौम को धोखा दिया है, पूरी मुस्लिम फौज को धोखे में रखा है। कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुस्लिम कौम को फायदा पहुंचता या उनसे कोई सपोर्ट मिलती। एक मोदी जी ऐसे हैं जिन्होंने सारे कार्य किए हैं और जिससे लोग बहुत खुश हैं। अखिलेश जी से सब लोग, अब जनता उग चुकी है, अखिलेश जी से को कोई पसंद नहीं कर रहा है। राहुल गांधी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी लड़ाई 24 नहीं है, इनकी लड़ाई 29 है। ये सिर्फ सीटों को का अपने जो है इजाफा करने के लिए लड़ रहे हैं। और ये जीत के जो बहुमत का आंकड़ा है उससे कोसों दूर है राहुल जी भी और राहुल जी की पार्टी भी। सिर्फ अपनी सीटों को, जो 2 सीटें जीती हैं, हो सकता है अब 4 हो जाए या 6 हो जाए, सिर्फ इतना है। बाकी डेफिनेटली सरकार तो तिवारा भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। बोलिए। जय श्री राम। भाई मोहन, अखिलेश जी आपसे आपने पार्टी ज्वाइन करी है, बहुत अच्छी करी है। बीजेपी की सरकार आएगी, इसके अलावा किसी की सरकार नहीं आएगी। ये पूरे रामपुर में घूमता हूँ, पूरे रामपुर का मसला बताता हूँ आपको। मैं पेड़ के पकड़ूंगा, तुम्हारे पकड़ लूँ। जी क्या बोलना। आपको मोदी जी क्यों पसंद है? बस यूँ पसंद है कि घर बनवाना सबके, घर बनवाना, मगर हमारी पहले किस्त आई है, दूसरी अभी तक आई नहीं। करीबन ऐसे होगा 6 महीने, तो दूसरी किस्त का हम इंतजार में हैं।
अगर दूसरी किस्त आ जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। ये है, घर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ, रामपुर किसी काम से आया था और मैं मोदी जी की सरकार में, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में और माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में दो चीज़ों का नोटिस किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हापुड़ के अंदर घटना जो हुई कुछ दिनों पहले की, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं हापुड़ में, और मिलक के पास ही यहाँ पे गांव में, रामपुर के पास, बरेली के पास मिलक पड़ता है, वहाँ पे भी एक बाबा साहब की मूर्ति लगाने से लोगों को अत्याचार, मतलब इतना पुलिस वालों के जो प्रोटेक्शन मुख्यमंत्री जी के, मतलब जो सरकारी लोग ही अगर अत्याचार करेंगे दलितों पे या किसी इन लोगों पे, वह भी जनता, आम जनता है, पब्लिक है, किसी की भी सरकार हो, पब्लिक का हक है कि हम कुछ भी रह सकते हैं। पर जो बाबा साहब के प्रति हमारे देश का संविधान जिन्होंने लिखा, उनके लिए ही सरकार की नज़रों में गलत करते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले हैं वही। मतलब हमारे कहने मतलब ये है कि जो भी अत्याचार हो रहे हैं दलितों पे, वो रोका जाए। हम किसी को गलत नहीं कहते, पर जो दलित समाज पे अत्याचार हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश पुलिस की यहाँ की भी घटना है, हापुड़ के गालंत की घटना है, एक मूर्ति लगाने से उसके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अत्याचार किया। मिलक की घटना है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोगों ने गोली चलाई, पुलिस वालों ने। अगर पुलिस वाले ऐसे रहे तो आगे चल के किसी को भी दिन दहाड़े मार सकते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस चीज़ पर रोक लगाएं। हर जनता, हर पब्लिक एक समान है। अगर आप लोग नेता हो तो मेरी एक बात है कि जब हमारे नेता ही अलग अलग भटकेंगे तो पब्लिक क्यों नहीं भटकेगी। अगर नेता सारे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सब लोग अगर नेता मिलकर रहे तो इस उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत में चुनाव की जरूरत ना पड़े। अगर सारे नेता एक हो, अगर नेता एक नहीं तो पब्लिक एक नहीं हो सकती, और पब्लिक जैसे आज मर रही है कल भी मरेगी, और उसमें भी हर किसी न किसी नेता का हाथ होगा। मैं इतना बोलना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत। हमारे नेता जयंत चौधरी जी ने फैसला लिया है, वो ऐतिहासिक फैसला लिया है, अच्छा फैसला लिया है। हमारे एमपी के चुनाव में घनश्याम सिंह लोधी जी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह। अखिलेश यादव ने और उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, और हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री की शपथ लेने से रोकने में अहम भूमिका अगर थी तो मुलायम सिंह जी की और आजम खान की थी। तो उससे त्रस्त होकर हमारा राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन में शामिल हुआ है, और एनडीए गठबंधन में शामिल होकर ये हम दिखा देंगे जो मोदी जी का 400 पार का नारा है उसे सच करके दिखाएंगे, और रामपुर से घनश्याम लोधी को ऐतिहासिक वोटों से जीत दिलाने का काम राष्ट्रीय लोकदल और ये मोहम्मद उस्मान करेगा। राहुल गांधी जी का जो महागठबंधन है वो गठबंधन महागठबंधन नहीं है, ठग गठबंधन है। राहुल गांधी जी ने इस देश को ठगने का काम किया है, इस देश के युवाओं को, देश के गरीबों को, मजदूरों को पीछे करने का काम किया है, गुलामी के रास्ते पर पहुंचाने का काम किया है। इस देश में अगर कुछ किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने, और हमारे नेता जयंत चौधरी जो नरेंद्र मोदी जी के साथ पहुंचे हैं, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर पहुंचे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से मिलती जुलती है। मोदी जी को प्रणाम। आपका काम बहुत अच्छा पसंद आया है मेरे को। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। जो काम समाजवादी का नहीं हुआ वो काम आपने दिखाया। मैं गरीब आदमी हूँ और मेरा घर भी आपकी उससे बना है। मेरे 100 बोर्ड हैं घर घर के, और आसपास के तो पता नहीं कितने बोर्ड हैं, लगा लो 150 बोर्ड मेरे खुद के हैं। आपके मोदी में आपके बाहर रहता हूँ, आपका सदा हालवाड़ी रहूँगा जब तक जिंदा रहूँगा, और ये सरकार आप ही की आएगी, इसके अलावा किसी की सरकार नहीं आएगी। मैं फकीर का बच्चा हूँ, जो बोलूँगा वो सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ये आपसे मेरे निवेदन है कि आपने अत्याचार कर रही है। हमारे डंडे के मारने के बाद भी पुलिस कार्रवाई करने के बाद भी हमारी कार्रवाई नहीं हुई है। आज मैं एसपी नहीं कलेक्टर के पास जाऊँगा। आज साहब मेरे साथ मुझे दिए इंसाफ इसके अंदर, और ये वोट जो है आपके आप ही को, आपका अच्छा काम समाजवादी ने नहीं करा है। लूटा है, मारा है, पीटा है, बदतमीजी करी है आप लोगों की और हमारी। हर जगह आपकी बदतमीजी आज भी कर रहा है, और आज ही के चक्कर में मैं आज पिटाऊँ तो मेरा चेहरा देख लो, मेरे चेहरे देख लीजिए। थैंक यू। योगी अखिलेश जी की जब भी सरकार आई बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया, और सरकार भी अच्छी रही,
मगर जब भी आजम खान हुए विधानसभा में या अखिलेश जी आए, इनकी सरकार बनी, जब भी इन्होंने कोई काम हमारे गांव में नगरिया आकिर में नहीं कराया, बेहतर से बेहतर काम होना चाहिए हमारे गांव में अच्छे से, जब भी हम इनसे संतुष्ट हैं और बेहतर हैं। राहुल जी जहाँ कहीं भी जाते हैं बस रैलियां ही करते हैं, ये कोई काम नहीं करते ढंग से। इनकी जो माता थी वो अच्छे से बेहतर तरीके से सरकार चलाती थी, मगर ये राहुल जी जो हैं सिर्फ रैलियां करने के लायक हैं, बाकी किसी काम के लायक नहीं हैं। मैं इनके काम से संतुष्ट नहीं हूँ। इनकी सरकार यूपी में जब भी ये खड़े हुए तो ये नहीं सक्सेसफुल हुए, क्योंकि ये इनके काम अच्छे नहीं हैं। मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि गांव में जो विकास होता है वो अच्छे तरीके से क्यों नहीं होता है। मोदी जी, आप जो भी ये आपके ठेकेदार हैं या जो भी कार्यकर्ता हैं, ये काम अच्छे से नहीं कराते हैं। मैं जब इतना सा था तब भी मैंने वो सड़क अपने गांव में जज्जर और बज्जर ही देखी थी, इतने इतने गहरे खड्डे देखे थे। मैं सारी की सारी जनता वहाँ की परेशान है। नंगलिया ऑफिस से लेकर रामपुर तक बहुत ज़्यादा ख़राब और बेकार सड़क है। मैं ये कहना चाहता हूँ योगी जी से और मोदी जी से कि वो हमारे गांव की सड़क जो है वो बनवाएं अच्छे और बेहतर तरीके से। और मैं मोदी जी का, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद रखता हूँ। और मैं मोदी जी को ही अच्छा और बेहतर जानता हूँ, क्योंकि जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान, मैं राष्ट्रीय लोकदल का पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, जनपद रामपुर में निवास करता हूँ। हमारा जो संदेश है वो ये है कि पूरे देश के अंदर आज अगर किसी ने कुछ किया है अल्पसंख्यक समाज के लिए तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने अल्पसंख्यकों को मान सम्मान दिया है। पिछली जो सरकारें रही हैं उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया है कि हमारे देश के, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने भारत रत्न देकर हमारे देश के किसानों का, युवाओं का, मजदूरों का, गरीबों का मन खुश किया है, जिसके संदर्भ में हम नरेंद्र मोदी जी को और इस प्रदेश के मुखिया योगी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, किसान की तरफ से, गरीब की तरफ से, मजदूर की तरफ से। मैं राहुल जी से कहना चाहता हूँ, जगह जगह भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और बहुत ही सराहनीय काम है ये। जगह जगह जाते हैं, विजिट करते हैं, हर शहर में जाते हैं, जहाँ पे भी देखते हैं वहाँ पे जाते हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ राहुल जी से कि अपने साथ साथ जितने भी सारे लोग हैंगे उनकी अपनी पार्टी के, वो क्यों पीछे छूटते चले जा रहे हैं। भारत जोड़ो तो कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस को क्यों पीछे पीछे उसको ब्रेक करती चली जा रही है। तो उसके भारत जोड़ो के साथ साथ वो कम से कम कांग्रेस को भी अपने आप देखें कि वो नहीं टूटे, हमारे बिखरे नहीं। अगर वो खुद ही परिवार उसका खुद ही बिखर जाएगा, कांग्रेस एक कोई भी पार्टी होती है वो एक परिवार है, उसका परिवार ही बिखर जाएगा तो वो किसी का क्या भला कर पाएगा, कि किसी को क्या जोड़ पाएगा। नमस्कार, मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, खासकर मोदी गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में 2-2 किलो अनाज और 2-2 हज़ार रुपये हमारे अकाउंटों में आते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ 2,000 रुपये क्यों आ रहे हैं, वो हमारे पास 2 किलो या 2.5 किलो हमारे पास अनाज नहीं आना चाहिए। हम बंदों को, सब जितने भी बंदे हैं, डेवलप इतना करना चाहिए कि वो अपनी ही अपनी मेहनत कर से जो है खून पसीने पैसा कमाए और अपना ही डेवलप करे, इतना अपनी मेहनत से। उसको फ्री नहीं मिलना चाहिए और इतना रोजगार देना चाहिए गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट हो, अखिलेश गवर्नमेंट हो या राहुल कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, वो यहाँ पर अनाज का बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। 2-2 हज़ार का रुपये ये भी बंद कर देना चाहिए।
उसके बदले में जितने लोगों को दिया जा रहा है, ये 2-2 या 2.5 किलो अनाज, इतने बंदों की लिस्ट बनाने के बाद सबको रोजगार दिया जाए, ताकि सब बंदों को ये लगे कि मेरे खून पसीने की मेहनत का ये पैसा है, ना कि फ्री का है। थैंक यू। एक तरफ मोदी जी हैं जिन्हें हम पहले से देख ही रहे, 10 साल से पूरा देश देख रहा है उन्हें, और सुन रहा है और समझ रहा है किस तरह से काम कर रहे हैं, बगैर थके बगैर रुके। ऐसा प्रधानमंत्री हमें भी 50-52 साल की उम्र है, हमने तो देखा नहीं। कभी आपने देखा कि उन्होंने कहा हो मैं थका हुआ हूँ, मैं कहीं से आ रहा हूँ चलकर? जी। और ना हिंदू ना मुस्लिम, सबका साथ सबका विकास, कोई माने ना माने, लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, इतने अंधे नहीं है। जी। अखिलेश जी ने सरकार चलाई, कितने हिंदू मुस्लिम दंगे कराए, बाप की नहीं मानते थे, बाप नसीहतें करते थे, बाप को डांटते थे, बाप को खींचकर अदालतों तक ले गए, चचा को धक्के दिए, उनके हाथों में से मैक छीना, ऐसा बेसंस्कारी इंसान ये जी। दूसरा अगर राहुल बाबा, उनको देखकर कहीं भी ऐसा लगता कि प्रधानमंत्री बनने के लायक है? कहते कुछ हैं, हाथ कुछ चलाते, जबान कुछ। अजीब इंसान। आदमी इंसान बढ़िया हो सकते हैं वो, लेकिन सियासत के मामले में वो परफेक्ट नहीं गुजरते। दूसरी तरफ है मोदी जी। मैं अखिलेश जी से कहना चाहूँगा जिस तरीके से प्रीवियस वाली गवर्नमेंट में स्टूडेंट्स के लिए जो है एजुकेशन पे बहुत बड़ा काम किया। जो पास आउट हुए, 12th के पास आउट हुए, उनको एक लैपटॉप दिया गया और आगे फर्दर स्टडी के लिए ये मतलब एक मुहिम उनकी चलाई थी और वो काफ़ी सक्सेस भी हुई थी। लेकिन वो कहाँ पे छूट गई, कहाँ पे उनसे कमी रह गई, वो अपने आप को खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं या खुद से अपने आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ पे हमने चूक हो गई है। सिर्फ स्टूडेंट पे फोकस किया, उसके साथ साथ वो रोजगार के साथ भी फोकस करते तो ज़्यादा बेहतर होता। उन्होंने एजुकेशन पर फोकस किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ आज के टाइम में हर बंदा एजुकेटेड है और एजुकेटेड हर बंदा अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अपने एजुकेटेड करना चाहता है। लेकिन एजुकेशन तो करना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे रोजगार चाहिए, ना कि किसी भी तरीके को कोई धार्मिक मसले करने से या एजुकेशन बड़ी से बड़ी देने से जो है उसका घर नहीं चलता। घर जो चलता है उसके रोजगार से चलता है, चाहे भले सब किसी भी लेवल का रोजगार क्यों नहीं हो, छोटे से लेवल का रोजगार हो या बड़े लेवल का रोजगार हो, लेकिन रोजगार होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। देखिए, देश के अंदर संविधान के लिए सभी को बराबरी का अधिकार है। जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या प्रधानमंत्री जी के हिस्से में ही समुद्र में बैठ कर भगवान के दर्शन करना आया था, या अयोध्या में राष्ट्रपति छोड़कर प्रधानमंत्री जी ऐसे थे कि जो सबसे बलशाली थे, जो उनके हिस्से में दर्शन करना आया था? मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि संविधान के तहत सभी को बराबरी का अधिकार है। मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, वहाँ पे किसी की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आज सिर्फ इस चीज़ को बताते हुए कि वहाँ के एयरपोर्ट का नाम गुरु वाल्मीकि जी के नाम पर रख दिया गया, अच्छी बात है, लेकिन वाल्मीकि लोगों को अंदर जाने का भी अधिकार हो। जितनी भीड़ फकीरों की बाहर लाइन लगी होती है, उससे ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। क्यों? कि अंदर जो बैठे लोग हैं वो बाहर वालों को अंदर कभी नहीं जाने देंगे। बाहर की संख्या बढ़ती जाती है मांगने वालों की, और जो पात्र में दान देने वाले होते हैं उनकी संख्या कम होती जाती है। इसका कारण यही है। एक आदमी तानाशाही खत्म करें, सरकार पे ध्यान दें, दलितों को, मुस्लिमों को, पिछड़ों को ये जो सताया जा रहा है ये सताना खत्म करें। तानाशाही कभी किसी की नहीं चली है, और जो ताना चाह रहे हैं उनका इतिहास है कि कोई फांसी पे चढ़ गया, किसी को गोली मार दी गई। संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं, गलत बात है। जो भी काम करें संविधान के दायरे में रह के करें। देखिए, रामपुर की समस्याओं को लेकर जो आज आपने डिबेट रखा है, अब से 30 साल पहले का रामपुर और आज का रामपुर इतना बदलाव है कि बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अब से 30 साल पहले रामपुर में कानपुर के बाद रामपुर का नंबर आता था। आज रामपुर की जनता बेहद परेशान है, सभी तरीके से त्रस्त है। दलित हो, मुस्लिम हो,
उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी बिजली के नाम पे, शिक्षा के नाम पे। इतनी फैक्ट्रियां रामपुर में होती थी, आज रोजगार नहीं है, पब्लिक परेशान है। उसका कारण है सरकारें। सरकारों ने अपना अपना देखा और पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं दिया कभी भी। अगर सरकारें ध्यान देती तो लोगों को कुछ, जिस प्रकार से हर साल हाई स्कूल एंटर करके लड़के या बच्चे निकलते हैं, शिक्षा के अवसर खत्म है। 17 के बाद से आप देख लीजिए कि जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सबके रिजल्ट पहले ही आउट हो जाते हैं। इससे पहले भी हाई स्कूल के और इंटर के परीक्षाएं होती थी, नामो निशान नहीं था। नकल अध्यादेश लागू किया कल्याण सिंह की सरकार में, तो पहले पर्चे क्यों आउट नहीं होते थे? ये तो सीधा सीधा कुठारा घात है। जो युवा या बच्चे पढ़ के आते हैं उनके लिए नौकरी का अवसर है, या वो तो रिक्शा चलाएं या खेत में मजदूरी करें। अब जो पढ़ लिख के आएगा वो रिक्शा तो चलाएगा नहीं। इसलिए मेरी मांग यह है कि रामपुर में काम हो, विकास हो। और सरकारों ने काम किए, लेकिन फैक्ट्री और रोजगार की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। जो रामपुर में रोजगार था वो बिल्कुल ठप है। और ये जो अत्याचार हो रहे हैं, कहीं पे प्रशासन के द्वारा गोली मार दी जाती है दलित बच्चों को, कहीं उनके घरों से निकाल कर महिलाओं को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये चीज खत्म हो। मेरी सभी से ये अनुरोध भी है, और सभी जो भी सरकार में आए, राहुल जी आए, अखिलेश जी आए या मोदी जी आए, जो भी आए, वो पब्लिक के लिए काम करें, ना कि समंदर में बैठ के सिर्फ भगवान के दर्शन करें। भगवान के दर्शन हम आप सभी करते हैं, और अपने अपने इत्तेफाक से कोई नमाज पढ़ता है, कोई व्रत रखता है, कोई रोजा रखता है, सभी पूजा करते हैं। लेकिन क्या मैं स्पेशल आदमी थोड़ी हो गया कि समुद्र में जाकर मैं अकेला पूजा कर लूं तो भगवान मेरे लिए मिल जाएंगे? या अयोध्या में राम मेरे लिए थोड़ी है? अयोध्या में राम मेरे लिए थोड़ी है? या तो अयोध्या में सबको जाने का अधिकार हो, ये थोड़ी ना है कि सब बाकी सब बाहर है और एक ही आदमी पूजा करे। संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। ये देश संविधान से चलता है, ना कि सीएम और पीएम के आदेश से। संविधान के दायरे में रहकर काम किया जाए और पब्लिक का भला हो, ऐसा काम किया जाए। हमारा अखिलेश जी से भी ये कहना है, अगर आपकी सरकार आती है, तो यहाँ पे रोजगार लाए। और मोदी जी से भी हमारा यही कहना था कि यहाँ पे सरकार मतलब आती है तो यहाँ पे रोजगार होना चाहिए। जिसका रोजगार होगा उसकी कभी हार नहीं होगी। पब्लिक यही कहेगी यार इन्होंने हमारा रोजगार करा है, हमारे मतलब रोजगार से लगाया है, ला हम इनको वोट दें। सीधी सी बात। अब ये कांग्रेस की सरकार पिछले कई सालों से तो खैर आई नहीं है, और यहाँ पे पहले आई थी कांग्रेस की सरकार, बेगम साहब ने भी कुछ नहीं करा था। बेगम साहब ने खाली कुछ नहीं करा, ना रोजगार करा था, ना विकास करा था, कुछ भी नहीं करा। यहाँ पे बस यही कहना है कि यहाँ पे रोजगार होना चाहिए, बस हमारा किसी से कुछ नहीं कहना है। ना हमें किसी धर्म से लड़ना है, ना हमें हिंदू से लड़ना है, ना हमें किसी से लड़ना है। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई, कोई हमारा वो नहीं है। मेरा मोदी जी से ये कहना है कि यहाँ पे यूपी के अंदर जैसे मुरादाबाद है, बरेली है, रामपुर है, यहाँ कोई कारोबार नहीं है पिछले 45 साल से। यहाँ जो भी सरकार आई है अपना पेट भरने की नहीं आई है। किसी ने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे रामपुर के अंदर पब्लिक का क्या होगा, या मुरादाबाद की पब्लिक का क्या होगा, या बरेली की पब्लिक का क्या होगा। जिसको देखो रिक्शा चला रहा है, समझे, और 90% लोग किराए पे ही रिक्शा चला रहा है। जब वो शाम को घर में घुसता है जब ही रोटी उसकी बनती है, मतलब पूरे रामपुर के खाक चाट के 10-10 रुपए इकट्ठे करके, तो वो मतलब पैसे लेके जाता, तो वो पैसे के सौदा आता जब वो रोटी बनती है। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई भी मतलब के काम नहीं है। अगर जरा सा चाय का ठेला लगाया हुआ या फ्रूट का ठेला लगाया तो पुलिस वाले परेशान करते हैं कि यहाँ पे ठेला मत लगाओ, यहाँ पे ये मत करो, वहाँ पे वो मत करो। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पे रिक्शा अगर मतलब चला रहा है तो उसके नंबर दिखाओ, आप सिविल लाइन का नंबर दिखाओ, ये बताइए। इतना बड़ा रामपुर तो है नहीं, छोटा मोटा रामपुर है। हम मोदी से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे भी रोजगार होना चाहिए।
आज आप हमारे रामपुर में आए, आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस रामपुर की पहचान पहले कभी नवाबों से होती थी, लेकिन आज आजम खां के नाम से होती है। लेकिन कल मैं एक जगह पे ये सुन रहा था कि हमारे योगी जी ये कह रहे थे कि अब से पहले सफाई में लोग आने से डरते थे, लेकिन योगी जी को शायद ये भूल गए। योगी जी वो अपने मठ में इतने व्यस्त रहते हैं कि ये भूल गए कि अखिलेश जी जिस समय मेला लगाते थे वहां पे तो दुनिया इकट्ठा हुआ करती थी और सुई से लेकर गाड़ी हवाई जहाज तक टैक्स फ्री मिलता था। तो ये अभी चंद सालों की बात है और चंद सालों में हमारे मुख्यमंत्री जी ये भूल गए कि लोग वहां से आने से डरते हैं, तो दुनिया के आदमी वहां आते थे। आज तो कोई विकास ही नहीं है वहां पे, सिर्फ बातें हवा हवाई में कि हमने मंदिर बना लिया, मस्जिद बना ली और मुस्लिमों को ये दे दिया और दलितों को ये दे दिया, कहीं किसी को कुछ नहीं दिया। आने वाला टाइम फिर से अखिलेश जी का है। अखिलेश जी, आप बड़े अच्छे युवा नेता हैं, नेतृत्व करते हैं, हम भी आपका बड़ा स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन आप केवल मुसलमानों को रिझाने, लुभाने, भड़काने और बहकाने की बातें ना करें। आप पूरे समाज के नेता हैं, आपसे यादव छटक गए हैं और जहां मुसलमानों को आपको लुभाने की बात थी तो रामपुर वाले आपसे बड़े खफा हैं। अखिलेश जी कि यहाँ पर जिसने समाजवादी को समाजवाद का एक हिस्सा बनाया, आजम खान वो आज जेल में है, उनका बच्चा बच्चा जेल में है, लेकिन आपका या आपके चाचा का कोई प्रयास नहीं है। अखिलेश जी, आपने राज्यसभा अभी अभी सांसद बनाए, उसमें कहीं मुसलमानों का नेतृत्व नहीं दिया। अब तुष्टीकरण की राजनीति छोड़िए, अब इस हिंदुस्तान की राजनीति कीजिए, ना कि मुसलमान की। परिवार की बात करने वाले मोदी जी, आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारा परिवार यानी मेरा परिवार मोदी परिवार है। माननीय मोदी जी, हम बड़ा आभारी हैं आपके कि आपने इस देश में जो राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। सबसे बड़ा काम है मोदी जी आपका कि पहले हमारे राष्ट्र पर्व पे और धार्मिक पर्व पे घर घर तिरंगा नहीं लगता था। मोदी जी, हम आभारी हैं कि आज मुहर्रम हो, यौम विलादत हो, नबी का जश्न हो या कांवड़ियों का जत्था जा रहा हो, उसमें तिरंगा नजर आता है। इसके लिए पूरा देश और मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका हाथ जोड़ करके आभार व्यक्त करता है। राहुल जी, हम आपके भोलेपन से बड़े प्रभावित हैं, लेकिन राहुल जी हम आपके मतलब से भी बड़ा उसमें आ जाते हैं असमंजस में कि आप यार और प्यार जब जताते हैं जब चुनाव आते हैं। जैसे अभी अखिलेश की आप यारी कर रहे हैं और दूसरे लोगों की कर रहे हैं, तो यार और प्यार चुनाव पे नहीं बल्कि सारे समय जगह। तो राहुल जी, आपको जनता जरूर सुनेगी और एक ना एक दिन आपको भी चुनेगी। तो यार मतलब से नहीं होना चाहिए बल्कि मकसद से होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी इतना सा था, मेरे माँ पे पंजे का काम होता था, तबाह होता था। मैं अपने घर में खाता पीता था, 4 महीनों का भाई था, तो घर में था पूरी कोशिश करता था, रक्षा चलाता था, बहुत रोता था, परेशान ऐसा परेशान वैसा रोया। यहाँ में एक दफे मोड़ पर आया था, झूला रखा था, बच्चे मैंने झुलाए थे। मेरा नाम श्रीश गुप्ता है, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रवक्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में मोदी जी ने जो सभी वर्गों के लिए कार्य किए हैं, चाहे वो गरीबों को राशन के सिलसिले में हो, चिकित्सा बीमा हो, गरीबों को मकान हो, और जितनी भी जनता से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उन सब के लिए, देश के विकास के लिए
विकसित भारत के लिए मोदी जी इस चुनाव में जा रहे हैं। और इस चुनाव में आपको जैसा कि पता है कि जीत तो जो कुछ है वो है ही। हम ये चुनाव 400 पार के लिए लड़ रहे हैं और ये बिल्कुल तय है कि 400 पार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लेगी। और जो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं खासतौर से रामपुर का हूँ, ये कहना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक वर्ग में जो गलतफहमियाँ विपक्षी दलों ने फैलाई थी, अब 9 साल 10 साल भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार को हो गए हैं। ऐसा कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया जिससे कि अल्पसंख्यक वर्ग को नुकसान हो। अल्पसंख्यकों को भी उतना ही लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है जितना कि सभी वर्गों को दिया है। बल्कि रामपुर में चूंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो उसमें रामपुर में तो और ज़्यादा लाभ हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को मिला है। और इस चुनाव में आप लोग देखेंगे कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा। और जो एक अफवाह फैलाई गई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मुसलमानों को मार देगी, काट देगी, भगा देगी, निकाल देगी, ये सब कुछ भी सब चीज़ मुसलमानों के दिल से निकल चुकी है। एक सीएए के बारे में काफ़ी बात फैलाई गई थी कि सीएए से मुसलमानों को नुकसान होगा। मोदी जी ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता सीएए से नहीं जाएगी। सिर्फ जो हमारे हिंदू भाई बहुसंख्यक वर्ग के लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं, सिर्फ उनको नागरिकता दी जाएगी। किसी की नागरिकता लेने का इसमें कोई भी सवाल नहीं है। राहुल गांधी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, सारे देश को पता है। इस बार कांग्रेस 40 से भी कम सीटें लाने जा रही है और अपने कांग्रेस के 75 साल के इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन राहुल गांधी जी के इस समय में होने वाला है। राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मुकाबले 1% भी काबिलियत नहीं रखते। उनको कोई देश की जानकारी, कुछ खास जानकारी नहीं, बस उनको एक है परिवारवाद। क्योंकि इस कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि सिर्फ कांग्रेस जो हमारा नेहरू गांधी परिवार है उसी के जो वंश परंपरा है उसको लागे, चाहे उनको काबिलियत हो या ना हो। कितने भद्दे भद्दे बयान पिछले दिनों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में और तमाम राम जन्मभूमि के बारे में, राम के बारे में दिए हैं और देश की जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आप देख ही रहे हैं कि ये कांग्रेस कभी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, वो आज हर प्रदेश में 2-2, 4-4, 5-5 सीटें मांग रही है, वो भी उसको लोग नहीं दे रहे हैं। पंजाब में 1 सीट नहीं मिल रही, दिल्ली में 2-3 सीटों पर लड़ रहे हैं, यूपी में 7-8-10 सीटों पर लड़ रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इस चुनाव में उनका खत्म हो जाएगा। और राहुल गांधी जैसे नेता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो उनको शुक्रगुजार है कि जब तक वो इस देश में कांग्रेस को लीड करते रहेंगे, कांग्रेस गर्त में जाती रहेगी। और ये तय है कि कांग्रेस इस बार समाजवादी पार्टी होने वाली। प्रणाम मोदी जी को, जय श्री राम। मैं अशोक बिश्नोई, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी रामपुर। मैं अपने मोदी जी के इन 10 वर्षों के कार्यकाल से मैं क्या पूरा देश प्रसन्न है। और फिर तीसरी बार भी मोदी जी को देखना इसलिए चाहता है कि मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, सबको साथ लेते हुए चल रहे हैं। पहले के जो नेता रहे, आज तक ऐसा कोई नेता नहीं आया जो सभी धर्मों को साथ लेकर चला, सभी देशवासियों से प्रेम करते हैं। 140 करोड़ देशवासियों से प्रेम करने वाले नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर बनने जा रहे हैं। तो हमारे ऐसा नेता जो जन जन की भावनाओं का ध्यान रखे और अलग चुनाव से पहले लोगों से पत्र के माध्यम से सुझाव लेते हैं, फिर इलेक्शन के परिणाम आने के बाद उन पर अमल करते हैं। आज पूरे देश क्या प्रदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है। कोई भी व्यक्ति मोदी जी का बुराई करने वाला नहीं मिलेगा पूरे देश या प्रदेश में और पूरे अखंड भारत में, पूरे राष्ट्र में। एक मोदी जी ऐसे नेता उभर के आए हैं जो हमारे देश को बहुत शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मैं तो ऐसे व्यक्ति को भगवान का दर्जा देता हूं और मैं चाहता हूं कि इनकी आयु बढ़े और ये देश का कल्याण करते रहे। मैं आदरणीय राहुल जी से एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि राहुल भैया, ये मुझे बता दो, ये आलू वाली मशीन कहाँ मिलती है? क्योंकि मैं बहुत दिनों से खाली हूँ। आलू वाली मशीन मिल जाएगी तो मैं भी जो सोना बनाने का काम कर लूँगा। ऐसे व्यक्ति को कांग्रेसी लोग ढो रहे हैं जिसको बोलना तक नहीं आता है कि क्या बोलना है। ये ऐसा व्यक्ति देश का क्या भला कर सकता है? इसलिए बहुत नीचे स्तर पे पार्टी आ चुकी है। मैं समझता हूँ कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो पहले सीटें आई थी उससे बहुत कम आने वाली है। और ये प्रदेश तो छोड़ चुके हैं, हमारा प्रदेश तो छोड़ चुके हैं अमेठी। मुझे लगता है कि वायनाड छोड़ करके अब की बार ये विदेश में जाकर इटली में बसेंगे, अपनी नानी के यहाँ जाने वाले हैं। ज़्यादा ना कहते हुए अपनी बाड़ी को भराम लगाता हूँ।
माननीय राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहा जा सकता है। इनको तो साफ वैसे ही लोग पप्पू के नाम से जानते हैं, और ये कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी भारत तोड़ो यात्रा, इनको यही नहीं पता होता कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तो मैं तो इनसे एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने एक राय देना चाहूँगा कि ये पहले तो राजनीति करना ही सीख लें कि मुझे बोलना ही क्या है। उसके बाद ये प्रधानमंत्री, या इनको यही नहीं पता कांग्रेस को कि हमारा नेता कौन होगा। कभी किसके पास पहुंच जाते हैं, कभी किसके पास पहुंच जाते हैं। तो विपक्ष तो खत्म हो चुका है। राहुल गांधी जी टाटा बाय बाय। इस टाइम मैं भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा सभासद हूँ, रामपुर से, वार्ड नंबर 30 से। मैं मोदी जी के बारे में क्या कहूँ, हिंदुस्तान को कहाँ ले जाके इन्होंने पहुँचाया है। आज हम वर्ल्ड गुरु दोबारा बनने जा रहे हैं। जो रामपुर को हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मोदी जी ने हमें वहाँ ले जाके पहुँचा दिया है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये तीसरी बार नहीं, चौथी बार की गारंटी मैं आपको अभी से दे देता हूँ। और 400 पार तो हो ही गया है। विपक्ष कहीं भी नहीं है, मोदी जी आपके सामने है। और उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें जीतने वाले हैं, और 80 की 80 सीटें हम मोदी जी को यहाँ से लेके भेजेंगे। और मोदी जी तीसरी बार तो प्रधानमंत्री हैं, आने वाले मैं चौथी बार की भी अभी से घोषणा कर देता हूँ। अखिलेश यादव जी हमारे माननीय पूर्व में मुख्यमंत्री रहे 5 साल। अखिलेश यादव जी के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश है। सबसे प्रथम उन्हें अपनी पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए, जिन लोगों को वो पार्टी में लेते हैं और जो सांप्रदायिक की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, इनके एक विधायक जी जो कि पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग करा कि प्रभु श्री राम काल्पनिक है। इस विषय को लेते हुए मैं सर्वप्रथम ये चाहूँगा कि उन तक मेरा ये संदेश जाए। अखिलेश जी, आपको ये बात कहनी चाहिए थी। आपकी क्या राय है जो आपके ही पार्टी के एक गद्दावर नेता, जिन्हें आप मानते हैं, जिन्हें हर समय आप मंच पे रखते हैं, और वो इसमें की बात करते हैं, आप उस चीज़ से उनकी बात को मानते हैं या नहीं मानते? सर्वे पहले आप ये बताइए। दूसरा एक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा अखिलेश जी, इस चैनल के माध्यम से। ऐसा क्या था 2017 तक यहाँ उत्तर प्रदेश में 80 प्रशासनिक जिले होते थे, लेकिन लाइट 24 घंटे कुल 5 जिलों में आती थी। ऐसा क्या हुआ कि माननीय योगी जी की सरकार प्रदेश में बनी 2017 के बाद, और 80 के 80 जिलों में 16, 18, फिर धीरे धीरे 20, और आज के समय में 22 से 24 घंटे लाइट आती है। ऐसा क्या बदलाव आया? क्या राजनीति करते थे आप? ऐसी राजनीति करते थे जिन जिले में आपके गद्दावर मंत्री हैं, या आपके बहुत बड़े नेता हैं, या जहाँ के आप मुख्यमंत्री हैं, उन जिलों में सिर्फ लाइट देंगे, बाकी बचे हुए 75 जिले क्या आपके प्रदेश में आते ही नहीं थे? खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई चीज़ें ऐसी हुआ करती थी कि हमारा गोवंश था, कभी किसी के यहाँ कोई ऐसी चीज़ हो जाती थी जिस विषय पे उसका बेचारे का मुकदमा भी नहीं लिखा जाता था। तो अखिलेश जी, पहले तो आप अंदर अपने गिरेबान में एक बार थोड़ा झांकिए। 5 साल का कार्यकाल आपको मिला, ऐसा कार्यकाल जिसमें आपको पता भी नहीं था, माननीय मुलायम जी की वजह से एक सरकार बनी और सीधे आपको गद्दी पे बैठा दिया गया। शायद आप बहुत कुछ कर सकते थे प्रदेश के लिए, लेकिन जनता ने आपके पूरे 5 साल देखे और उसको लगा कि आपको बैठा के शायद मुलायम जी ने बहुत बड़ी गलती करी। आज वो बहुत अच्छी जगह है और शायद वो भी बहुत खुश होंगे कि आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आप तो, मैं ये कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी तो हम युवा, बीच की श्रेणी, महिलाओं, हर वर्ग के लिए, एक हमारे देश के लिए मैं कहूँगा एक ऊपर से भेजे हुए, क्या कहें, बस मैं शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। इन 10 सालों में मैंने जो देखा है कि हमारे देश का कद पूरे इंटरनेशनल फोरम पे जो बढ़ता चला जा रहा है। आज हमारा देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के गुजरा है। आज के समय में इतनी योजनाएं जो मोदी जी ने चलाई हैं, हर घर शौचालय, हर गरीब को आवास, हर घर में पानी, हर किसी को आयुष्मान कार्ड, फ्री अनाज की सेवा, मतलब मैं शायद लिस्ट बनाऊंगा और बोलता चला जाऊंगा तो भी एक वक्त में हमारे पूरे 70 साल के कार्यकाल में देश के कुल 6 एम्स हुआ करते थे और पिछले 10 वर्षों में 6 से आज 13 एम्स हैं। ऐसा क्यों है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट
जो कि 60 आधी संख्या में थे पिछले 60 सालों में, इन 10 सालों में दुगनी संख्या पे पहुंच के 120 से ज़्यादा हो गए। ऐसे नरेंद्र मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूं और मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप तीसरी बार नहीं, हर बार आप जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले, ये हम लोगों के सौभाग्य की बात होगी। आपको मोदी जी क्यों पसंद है? देखिए, मोदी जी हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी हमें इसलिए पसंद है क्योंकि मोदी जी जैसा विकास, मोदी जी जैसा शासन और मोदी जी जैसा देश और हमारा राष्ट्र की जो नींव मजबूत की है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस विश्व के अंदर कभी नहीं की। इसलिए मोदी जी हमें पसंद है। मोदी जी नायक नहीं, महानायक हैं और मोदी जी विश्व की बहुत बड़ी शक्ति हैं। पूरे विश्व मोदी जी का लोहा मानता है, मोदी जी को अपना गुरु मानता है, इसलिए हमें मोदी जी पसंद है। राहुल जी, हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने हमारे लिए और हमारे हिंदुस्तानियों के लिए पिछले 10 साल से कुछ नहीं किया। कंपैरेटिवली अगर आप मोदी जी के देखें तो आप मोदी जी कहाँ पर हैं, आज भाजपा को कहाँ ले आए हैं और आपने जो है वो कांग्रेस को, आपकी नीतियाँ बल्कि अगर मैं ये कहूँ, और आप कांग्रेस की नीतियों को देखते हुए आपने जो है वो कुछ भी नहीं किया है और ना ही आपके पास कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व है और ना ही कोई मुद्दे हैं और ना हिंदुस्तान की जनता के लिए, आवाम के लिए आपने कोई भी आपके पास ऐसी कोई चीज़ है या ऐसी कोई योजना है जिससे प्रभावित हो सके। तो हमारा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। एक आध फोटो ले ली। अखिलेश जी के बारे में क्या कहना, इनकी तो सारी राजनीति परिवारवाद पे चल रही है। अगर ये मुलायम सिंह यादव के बेटे नहीं होते तो किसी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता भी नहीं होते। अखिलेश यादव की सारी राजनीति अल्पसंख्यक तुष्टीकरण पे बेस करती है। सिर्फ अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए वो ऐसे ऐसे बयान, ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे कि जो हमारा बहुसंख्यक वर्ग है वो बहुत आहत है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में शायद 2 सीटें भी नहीं मिल सकेंगी और वो खुद की भी सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आपको पता होगा कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी का जो कि मुख्य विपक्षी दल में आना चाहता है, वो खुद भी 2-2 सीटों से चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है। जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ लुभावने वादे, झूठे वादे, और जितने अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं उन सबको संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी की सरकार आई है, सारे जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जितने अपराधी हैं, सब जेलों के अंदर बंद है और आज पूरे देश में शांति का माहौल है, लड़कियों में सुरक्षा का माहौल है, व्यापारियों में सुरक्षा का माहौल है और निश्चिंतता से सब लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लड़कियां रात को 12-12 जब भी सड़क पर निकले तो उनसे कोई कहने वाला नहीं है। जबकि मुलायम सिंह यादव ने एक ज़माने में कहा था कि लड़कियों को छेड़ दो तो बच्चों से गलती हो जाती है। और जितने अपराधी, अपहरण और जितने भी फिरौती वसूली थी, सब मुलायम सिंह के काल में जो उन्हीं के कार्यकर्ता करते थे। आज आप देख रहे हैं सभी लोग मुकदमों में फंसे हुए हैं और सभी लोग अब गिरफ्तार हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी इस चुनाव में अपना जनाधार खो देगी और शायद एक सीट भी समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में नहीं मिलेगी। जय श्री कृष्ण। अखिलेश भैया जी से मैं कहना ये चाहूँगा कि अखिलेश भैया, आप तो यादव कुल में जन्मे हैं, आपको सबका सम्मान करना चाहिए था। आपने ऐसा बीज बो दिया है हमारे उत्तर प्रदेश में, खाई बो दिए, भाई से भाई को अलग कर दिया और एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के चक्कर में आप भूल गए कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है में अयोध्या है, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा है, बनारस है और आपने कोई भी उद्धार नहीं करा, किसी भी जो उसका मंदिर का निर्माण नहीं करा, ना उद्धार करा। आपको करना चाहिए था। आपके होते हुए आपके प्रदेश में गौ माता जिसे कहा जाता है आपके वंश में, और उसके साथ अन्याय हुआ और जब से हमारे मोदी जी, योगी जी आए हैं, हमारे प्रदेश में गाय खुलेआम घूमती है, उनका वध नहीं किया जाता है। आपको इसका ध्यान रखना चाहिए था। आपने परिवारवाद किया, आपने अपने परिवार को आगे बढ़ाया और हमारे मोदी जी और योगी जी इनके लिए सारा परिवार है, पूरा देश 140 करोड़ और यहाँ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 35 करोड़ इनका परिवार है। तो मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, अभी तो आपकी सीटें 4 ही 5 ही थी, अब की बार वो भी नहीं आएंगे लोकसभा में। अगर आप इसी तरीके का भेदभाव करोगे जनता का साथ, जनता सब समझती, सब देखती है। कृपया अपनी व्यवहार में, अपनी आदत में सुधार लाए। अखिलेश जी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये तो
बस मुलायम सिंह की देन थी जो एक बार मुख्यमंत्री बन गए। अब तो अगर इनको चुनाव कहीं इनकी घर से हटा के लड़ा दिया जाए तो मेरे को तो लगता है कि एमएलए का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। एमपी का तो बहुत दूर की बात रही। बस इन्होंने राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही करी और गुंडागर्दी पे ही करी है, या अतीक अहमद जैसे लोगों पे ही करी है। इनकी भी अब छुट्टी हो चुकी है। अखिलेश जी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये तो बस मुलायम सिंह की देन थी जो एक बार मुख्यमंत्री बन गए। अब तो अगर इनको चुनाव कहीं इनकी घर से हटा के लड़ा दिया जाए तो मेरे को तो लगता है कि एमएलए का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। एमपी का तो बहुत दूर की बात रही। बस इन्होंने राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही करी और गुंडागर्दी पे ही करी है, या अतीक अहमद जैसे लोगों पे ही करी है। इनकी भी अब छुट्टी हो चुकी है। हाल ही में मोदी जी जो आपके बारे में टिप्पणी की गई आपके परिवार के बारे में, तो उसके बारे में मैं आप कहना चाहूँगी कि आप इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आपका परिवार बहुत बड़ा है, पूरा देश आपका परिवार है। कुछ लोगों के परिवार तो जो है कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं, लेकिन आपका परिवार इतना बड़ा है क्योंकि आपने इस देश के सभी लोगों के सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा है। तो हम सब आपका परिवार है। आप अपने परिवार के बारे में न सोचकर, यानी कि बस इस देश के बारे में सोचिए, क्योंकि ये दो देश ही आपका परिवार है। और जब आप इस देश के बारे में सोचेंगे तो जाहिर है कि इस परिवार के सारे लोगों की तरक्की होगी। अखिलेश जी, आप जो अपनी पार्टी के लोगों को साथ में लेकर कहते हैं कि चल रहा हूँ, तो यहाँ का एक परिवार जो आजम खां का परिवार था वो जेल में है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें सिर्फ वो अकेले ही भागीदार है, और आप अपने परिवार जो पार्टी के सांसद विधायक हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, कितना साथ दे रहे हैं, और आप इस समस्या का समाधान करने के लिए कितनी बार अपने सांसद विधायकों के पास जाते हैं? राहुल जी, आप जो अब ये जो यात्रा लेके चल पड़े हैं, ये देश को जोड़ने का आपको ध्यान पहले क्यों नहीं आया? अब आपको किस चीज़ की फिक्र है, और आपने महिलाओं के लिए पहले क्यों नहीं सोचा? अगर सोचा है तो कुछ बताइए उनके बारे में, उन योजनाओं के बारे में जो आपने महिलाओं के लिए चलाई है। अब जब एक पार्टी ऐसी जो इस देश में है जो महिलाओं का सम्मान बराबर बढ़ा रही है, तो आपको किस चीज़ की तकलीफ है? अपनी इस तकलीफ का निवारण करने के लिए आप भी आ जाइए, बीजेपी में आपका स्वागत है। मैं माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की एडवांस में बधाई देता हूं, और मोदी जी ने अच्छा काम कर रही है। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, सब समाज को साथ में लेके चल रही है, और डेफिनेटली तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी, इनका नेतृत्व आम जनता के लिए वो ऐसा है कि जैसे बिल्कुल पर्याप्त। इसीलिए मोदी जी के काम से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। राहुल गांधी जी को ये सजेशन दूंगा, वो काफ़ी स्मार्ट हैं। राहुल गांधी जी को ये सजेशन दूंगा, काफ़ी स्मार्ट है, हैंडसम है, डैशिंग है, वो फिल्मों में ट्राई कर। राजनीति का मैदान उनके लिए फिट नहीं है, वो फिल्मों में ट्राई कर। अखिलेश यादव जी से किसी ज़माने में लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, वो सारी उम्मीदें कम नहीं हुई बल्कि ख़त्म हो चुकी हैं। ट्विटर के नेता है, ज़मीन पर नहीं है। तो मेरा राय ये है कि राजनीति छोड़कर किसी और व्यवसाय में जाए। एक तरफ राहुल जी हैं, इंसान बढ़िया हो सकते हैं लेकिन सियासत में परफेक्ट नहीं उतरते, समझे। बोलते कुछ हैं, हाथ कहीं चलते होते हैं, मतलब कुछ लतीफ़ा जैसे लगते हैं कि उनको देख कर एक हंसी ही आती है, बाकी और कुछ नहीं। इनके बारे में क्या कहूँ, बस। जी, क्या बोलना? आपको मोदी जी क्यों पसंद है? बस यूँ पसंद है कि घर बनवाना सबके, घर बनवाना, मगर हमारी पहले किस्त आई है, दूसरी अभी तक आई नहीं। करीबन ऐसे होगा 6 महीने, तो दूसरी किस्त का हम इंतज़ार में हैं।
अगर दूसरी किस्त आ जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। ये है, घर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।